नमस्कार। मैं अंकित कुमार आप लोगों का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बता दूं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हमारा विषय है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के स्रोत। ये टॉपिक हमने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस टॉपिक की समस्या यह है कि इसमें फैक्ट ज़्यादा है, हमें याद ज़्यादा करना पड़ता है, रटना ज़्यादा पड़ता है। जिससे क्या होता है, एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है और हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। लेकिन आज कुछ कंसेप्ट के माध्यम से, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, जहां जरूरत पड़ी व्याख्या के माध्यम से इस फैक्ट का आपके मस्तिष्क में स्थायी संकलन कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आज के बाद फिर कभी इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एक मास्टर प्लान होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो से लगातार बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें और फिर आप इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन जो आएगा वो आप आसानी से कर जाओगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? दरअसल बात क्या है, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय क्या था, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जो चीज़ें अच्छी थी किसी दूसरे देश के संविधान में, वो चीज़ें हमने ग्रहण की, वो चीज़ें उठा करके अपने संविधान में रख लिया। तो ये काम उन्होंने किया था जो हमारे देश के संविधान का निर्माण कर रहे थे। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यूट्यूब क्या है, आपके पढ़ाई का एक सोर्स है ना। उसी तरह दूसरे देश का संविधान जो है हमारे देश के संविधान का क्या है, सोर्स है, क्योंकि हमने वहां से चीजें ग्रहण की। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया, इसे याद करने के लिए आपको मैं एक मास्टर प्लान दूंगा या मास्टर ट्रिक दूंगा, कंसेप्ट दूंगा, जो ये है। जैसे आपको तो पहले टैग लाइन समझ लेना चाहिए, ये समवर्ती लिखा हुआ है, ये संयुक्त लिखा हुआ है और ये समागम लिखा हुआ है। समवर्ती, संयुक्त, समागम। अगर इससे पूछा जाए कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती, संयुक्त, समागम। लेकिन इसका कंसेप्ट है एक, फिर आपको याद करना नहीं पड़ेगा, और वह कंसेप्ट यह है कि इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, समवर्ती का, संयुक्त का और समागम का। वो होता है जब चीजें एक साथ आती है, चीजें एक साथ आएंगी तो वो कहां से ली जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया से। ये अपने दिमाग में बैठा लें, जब चीजें एक साथ आएंगी तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली जाएगी। जैसे समागम, समागम में क्या होता है, जैसे गंगा और यमुना नदियों का क्या होता है, इलाहाबाद में क्या होता है, समागम होता है। तो गंगा और यमुना क्या होती है, एक साथ आती है, तो कहां से लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से, समागम। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ये होता क्या है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठती है। जब कोई ऐसा विधेयक आ गया, कोई ऐसा कानून बनाने का समय आ गया जब सरकार लोकसभा में उसे पारित नहीं करा पाती है या राज्यसभा में पारित नहीं करा पाती है, तो यह एक तरीका दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक साथ बैठा दो फिर पारित करा दो। तो यहां क्या हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ आ रही है ना। तो यह भी कहां से लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए समवर्ती सूची, हमारे संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। एक संघ सूची है जिसपे कानून केंद्र सरकार बनाता है, एक राज्य सूची है जिसपे कानून राज्य सरकार बनाता है, और एक है समवर्ती सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र हैं कानून बनाने के लिए। तो यहां भी वही हो रहा है, समवर्ती सूची में यही हो रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों एक साथ आ रहे हैं कानून बनाने के लिए। तो ये भी कहां से लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। तो कंसेप्ट इसका क्या था, जब चीजें एक साथ आएंगी, है ना, जब चीजें एक साथ आएंगी तो वो कहां से लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। ये कंसेप्ट है, और ये समझ गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया से आप लगा दोगे। इसमें एक्स्ट्रा आपको एक याद करना है, प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा प्रस्तावना हमारे संविधान में कहां से लिया गया है या उद्देशिका, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही को कहते हैं, प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही को कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे प्रस्तावना और उद्देशिका कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। लेकिन अमेरिका या यूएसए, ठीक है।
लेकिन अगर आपसे पूछे प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया से। अब समझ लेते हैं कि प्रस्तावना, उद्देशिका या उद्देशिका की भाषा क्या है, अब और चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रस्तावना और उद्देशिका पहले मान लिया जाए एक ही है, क्योंकि ये एक ही है। हमारा संविधान का जब निर्माण किया गया तो हम अपने संविधान का निर्माण क्यों करेंगे, उसके लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। वो उद्देश्यों की जो सूची है उसी को हम कहते हैं उद्देशिका। जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता होगा, हमारा देश गणराज्य होगा, यहाँ पे सबको समान माना जाएगा, यहाँ लोकतंत्र होगा, यह धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है, यहाँ जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यहाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होगा। तो ये हमारे संविधान निर्माण करने के उद्देश्य थे, और उन उद्देश्यों की जो सूची थी उसी को हम उद्देशिका कहते हैं। या फिर कहें तो यह हमारे संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो नेताओं ने यह प्रस्ताव रखा कि जब हम संविधान का निर्माण करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये एक प्रस्ताव के रूप में रखा गया, तो ये प्रस्तावना हो गया। तो एक ही है, उद्देशिका या प्रस्तावना। तो ये पहली बार अमेरिका में हुआ था, यह काम पहली बार अमेरिका में हुआ था कि एक प्रस्तावना लाया गया था, एक उद्देशिका लाया गया था कि हमारे संविधान में ये चीजें होंगी, हम लोगों को ये चीजें देंगे, ठीक है। ये पहला बार प्रयास किया गया था, कहाँ, अमेरिका में। तो प्रस्तावना और उद्देशिका हमने कहाँ से लिया है कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होगा या उद्देशिका होगा, अमेरिका से। अब समझते हैं प्रस्तावना और उद्देशिका की भाषा क्या है। जैसे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो यह एक भाषा है, लिखा हुआ है ना, हम, फिर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यही लिखा हुआ है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डॉट डॉट करके, है ना, ऐसे करके पूरी भाषा है, लास्ट तक है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लिखा हुआ है वी ऑस्ट्रेलियंस फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो भाषा का बहाव है, जो भाषा की प्रकृति है, ठीक है, जो भाषा का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में ये प्रस्तावना लिखा गया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की तरह ही है। वी ऑस्ट्रेलियंस फॉर ऑस्ट्रेलिया, हम भारत के लोग भारत को। तो इस भाषा में, इस भाषा के बहाव में हमने लिखा है। तो जो ये बहाव है भाषा का, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला आपको याद हो गया, ठीक है। प्रस्तावना या उद्देशिका पूछे तो अमेरिका, अगर प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। तो एक कंसेप्ट आपको यहां मिल गया, जब चीजें एक साथ आएगी तो ऑस्ट्रेलिया और फिर प्रस्तावना उद्देशिका की भाषा। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला आयरलैंड है। आयरलैंड के संविधान से हमने 3 चीजें ली हैं। एक है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, नीति, जैसा देखिए नाम से प्रतीत हो रहा है, नीति। नीति मतलब हमारी क्या नीति होगी, हमारी क्या योजना होगी, हम अपने देश के लोगों के लिए क्या नीति बनाएंगे, क्या योजना बनाएंगे। तो जो योजना नीति को निर्देश कर रहा है, जो तत्व नीति को निर्देश कर रहा है, उसी को कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित है, सॉरी अनुच्छेद नहीं, इसको आप करेक्ट करें, भाग 4 में वर्णित है ना, नीति निर्देशक तत्व। वहां पे बताया गया है कि एक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने देश के नागरिकों के लिए ये चीजें कर सकती है, जैसे गौशाला योजना, दुधारू गायों का संरक्षण करना, ये कर्तव्य बताया गया है कि देश का जो सरकार है वो उसका कर्तव्य है कि देश के गायों की रक्षा करे, ये बताया गया है नीति निर्देशक तत्व में। उसके अलावा और भी बताया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी सुरक्षा हो, यह भी बताया गया है कि समान कानून हो, यह भी बताया गया है कि जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कार्य किया जाए। तो यहाँ पर जो नीति, सरकार क्या नीति बनाएगी अपने देश के लोगों के लिए, उसके बारे में निर्देश किया गया है किसमें, नीति निर्देशक तत्व में। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको भी देख लेंगे। तो ये लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड में ऐसी व्यवस्था थी। राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं वोटिंग के दौरान। जैसे अभी वोटिंग चल रहा है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वोटिंग से राष्ट्रपति चुनते हैं। तो डायरेक्टली हम राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, इनडायरेक्टली राष्ट्रपति चुनते हैं। जो अप्रत्यक्ष प्रणाली है राष्ट्रपति के चुनाव का, यह भी लिया गया है आयरलैंड से, करेक्ट। और तीसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में क्या होता है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है किसी क्षेत्र का, चाहे समाज सेवा का हो, साहित्य का हो,
खेल का हो, जो नाम कमाता है, जो प्रतिष्ठा पाता है देश स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। अभी नहीं, बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले एक बार राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था। अभी हाल ही में एक चीफ जस्टिस थे, उन्हें भी मनोनीत किया गया था। तो इस तरीके से क्या है, जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है खेल, प्रतिष्ठा, समाज सेवा के आधार पे, या कोई बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं या बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको डायरेक्ट राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रावधान भी हमने लिया है आयरलैंड से। तो ये आपको आयरलैंड से याद रखना है। अब यहां पे जैसे हम देखें, आपको एक कंसेप्ट देंगे हम, किसके बारे में, कनाडा के बारे में। कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया है, इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट यह है कि जब चीजें केंद्र की तरफ झुकी होगी, इसको आप नोट कर लें, जब चीजें केंद्र की तरफ झुकी होगी तो वो हम कहां से लेंगे, कनाडा से। कहने का मतलब केंद्र शक्तिशाली दिख रहा होगा, जब केंद्र शक्तिशाली दिख रहा होगा, जब चीजें केंद्र की तरफ झुकी होगी, तो वो चीज हम कहां से लेंगे, कनाडा से। नोट में उसको आप लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे समझें, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। तो ये चीजें केंद्र की तरफ झुकी हुई है, तो कहां से लिया जाएगा, कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति, अभी हम पढ़े थे कुछ देर पहले कि 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके इतर अगर कोई विषय है तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट। और हमारे देश में अवशिष्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। 3 सूची पढ़े थे ना, एक केंद्र सूची, संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। इस पे कानून केंद्र सरकार बनाएगा, इस पे कानून राज्य सरकार बनाएगा, इस पे दोनों कानून बनाएंगे। अब इसके इतर कोई विषय आ गया तो उसको हम अवशिष्ट कहते हैं, तो उस पे कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। तो ये चीजें भी केंद्र की तरफ झुकी हुई है, तो ये भी कहां से लिया जाएगा, कनाडा से। सिंपल है, जब चीजें केंद्र की तरफ झुकी होगी। अब है सशक्त केंद्र, यहां तो क्लियर पता चल रहा है केंद्र शक्तिशाली है, तो कहां से लिया जाएगा, कनाडा से। अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। संघ क्या होता है, संघ में होता है, संघ की 2 खासियत है प्रमुख रूप से देखा जाए। पहला है कि जब छोटा छोटा इकाई मिलकर एक बड़ा इकाई बनाता हो, जैसे भारत, जैसे अमेरिका, जैसे कनाडा, ये सब एक संघीय देश है। यहां क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं और फिर इन राज्यों से मिलकर एक देश बनता है, ये तो है। दूसरी खासियत क्या है कि यहां पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर शासन करते हैं, अर्थात शक्तियों का विभाजन होता है। राज्य और केंद्र, भारत में क्या है, राज्य में मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं। तो यहां क्या है, राज्य भी शासन कर रहा है और केंद्र भी शासन कर रहा है, तो शक्तियों का विभाजन होता है। ये चीज समझ गए, संघ की 2 प्रमुख विशेषता। अब हम समझते हैं संघ के प्रकार, या संघीय प्रणाली कितने प्रकार की होती है। संघीय प्रणाली 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। एक होता है जिसमें केंद्र से ज्यादा शक्तिशाली होता है राज्य, और यह प्रणाली है अमेरिका में। यह प्रणाली कहां है, अमेरिका में। यहां क्या है, राज्य ज्यादा शक्तिशाली है केंद्र से, अमेरिका में। और कनाडा में क्या है, कनाडा में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है राज्य से। तो जहां केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है राज्य से, वो कनाडा में है। और हमारे यहां भी यही है, हमारे यहां भी केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है राज्य से, राज्य से ज्यादा शक्तिशाली है। तो जो हमारी संघीय प्रणाली है, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, वो कहां वाली है, कनाडा वाली। समझ में आ गया, वो हमारी कहां की है, कनाडा की। हमने कनाडा वाली संघीय प्रणाली उठाई है, जहां केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था या प्रणाली कनाडा से। तो ये कंसेप्ट था, जब चीजें केंद्र की तरफ झुकी होगी तो वो हम कहां से लेंगे, कनाडा से लेंगे।
अब आते हैं स्टार्टिंग में कुछ छूटा हुआ था वो भी देख लेते हैं। फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या लिया था? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। यह भी प्रश्न बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो यह हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। उस समय फ्रांस का राजा, उस समय राजतंत्र था फ्रांस में, और राजा था लुई 16वां। इसी को हटाने के लिए, राजतंत्र को हटाने के लिए क्रांति हुई। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था? तो लुई 16, लुई 16वां। ठीक है। अच्छा, यह भी प्रश्न यहां पे बनता है कि यह किस वंश का था? तो यह था बुर्बो राजवंश का। बुर्बो राजवंश। यह भी प्रश्न पूछता है कि यह किस वंश का था। और बुर्बो राजवंश फ्रांस में ही नहीं, यूरोप के अधिकतर क्षेत्र पर राज करता था। उस समय बुर्बो राजा जो थे, बुर्बो वंश के राजा, मतलब इनके खून के जो थे लोग, यूरोप के अधिकतर क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो प्रभावशाली राजवंश था बुर्बो राजवंश पूरे यूरोप में। तो ये राजतंत्र को हटाने के लिए क्रांति हुई थी। कहां हुई थी? फ्रांस में। ठीक है। और उस क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति का वार क्राई था। जब भी सेना युद्ध लड़ती है तो सेना का एक वार क्राई होता है, जैसे जो बोले सो निहाल, तो इससे क्या होता है? जोश उत्पन्न होता है। उसी तरह फ्रांस की क्रांति का नारा था, क्या नारा था? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। तो ये शब्द फ्रांस की क्रांति का नारा था। इसको हूबहू हमने अपने संविधान में जगह दिया, इस उद्देश्य के साथ कि हम इसकी पूर्ति करेंगे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अपने मस्तिष्क में शांति से 3 बार इसको बोलेंगे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, फ्रांस। ये याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। इसके अलावा हमने फ्रांस से लिया है गणराज्य। गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ होता है, पहले समानता देख लें, सब बराबर, सबको समान प्रतिष्ठा मिलेगा। स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हैं कुछ करने के लिए, पेशा चुनने के लिए, बोलने के लिए, कोई सभा बनाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं। बंधुता, मतलब हम सब भाई भाई हैं। किसके लिए? एक देश के लिए, ब्रदरहुड। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि यहां किसी वंश का शासन नहीं होगा। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। गणराज्य का मतलब होता है किसी वंश का शासन नहीं होगा, किसी डायनेस्टी का शासन नहीं होगा। शासन किसका होगा? जनता का, गण का, गण का, जनता का शासन होगा। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन होगा। जनता, जैसे भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या यह किसी वंश के होते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा जो रहेगा फिर वही राष्ट्रपति बनेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा। जनता के द्वारा चुना जाएगा। कोई भी राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही तो चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो जनता ही उन्हें चुनती है। तो किसी वंश का शासन नहीं होगा। शासन किसका होगा? गण का होगा, जनता का होगा। यही है गणराज्य। तो इसी को तो हटाने के लिए क्रांति हुई थी, वंश के शासन को हटाने के लिए, लुई 16वां को हटाने के लिए, राजतंत्र को समाप्त करने के लिए क्रांति हुई थी। तो ये जो गणराज्य है ये भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से। और यह प्रश्न पूछता है कि आधुनिक विश्व का प्रथम गणराज्य कौन था? तो फ्रांस था। यह भी आप याद रख सकते हैं। आधुनिक विश्व का प्रथम गणराज्य कौन था? फ्रांस था। यह प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम देखते हैं रूस। रूस से हमने क्या लिया? सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यहां ये गलत लिखा हुआ है। गलत ये लिखा हुआ है कि रूस नहीं लिखा होना चाहिए था। रूस के जगह पे यहां आप करेक्ट करेंगे इसको, USSR। इसको हिंदी में कहते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ। दरअसल बात क्या है ना कि 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति, यह भी प्रश्न पूछता है। बोल्शेविक क्रांति, इसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। 1917 में रूस में क्रांति हुई
और उसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर का गठन हुआ, एक नया देश यूएसएसआर। इसमें और भी बहुत सारे देश थे शामिल, जैसे यूक्रेन था, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब मिलके एक देश बना। उस देश का नाम था यूएसएसआर। हमारा देश आजाद कब हुआ, 1947 में, और संविधान का निर्माण भी इसी समय हुआ था। तो जो ये सारी चीजें हैं, ये जो प्रावधान है पूरा, ये हमने कहां से लिया है, यूएसएसआर से लिया है, ना कि रूस से। यूएसएसआर का विघटन हुआ था, यूएसएसआर टूट गया था। कब टूटा था, 1991 में। और 1991 में फिर जब यूएसएसआर टूटा तो फिर से रूस का निर्माण हुआ, फिर से एक नया देश बना रूस। तो इसे आप करेक्ट करेंगे, ये कंसेप्ट है। और यह एग्जाम में इस पे प्रश्न पूछता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इनमें से कोई प्रावधान, जैसे समाजवाद, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, आपको ऑप्शन दे देगा, ए रूस, बी यूएसएसआर, सी यूएसए, डी कोई नहीं। तब आपका उत्तर होना चाहिए यूएसएसआर। क्योंकि रूस जो था 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी, उसके बाद एक देश बना था और वह देश था यूएसएसआर। और इसका विघटन कब हुआ था, 1991 में, फिर जाके रूस बना। तो ये कंसेप्ट है। अगर ऑप्शन में आपको दे दे ए यूएसएसआर, बी, सॉरी ऐसे इसको लें, ये वाला तो हमने कर ही लिया। अगर ऑप्शन में दे दे रूस यूएसए, सी में दे दे जापान, और डी में दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होना चाहिए डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जब हमने ये प्रावधान लिया था उस समय यूएसएसआर था, ना कि रूस था। रूस पहले था यूएसएसआर के गठन के पहले, या फिर 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तब फिर एक रूस नया देश बना। तो ये चीज हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, समाजवाद, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। समाजवाद का मतलब होता है जहां निजी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं हो। जैसे अगर गांव में खेत है तो पूरे समाज का खेत होगा, सब मिलके उस पर खेती करेंगे और फिर खाएंगे, ना कि किसी एक व्यक्ति का खेत होगा। कहने का मतलब पूंजी पे या तो समाज का अधिकार होगा, संपत्ति पे या तो समाज का अधिकार होगा, या फिर सरकार का अधिकार होगा। तो यही है समाजवाद। समाजवाद का कुछ पिलर होता है, कुछ खंभा होता है, उस पे ये समाजवाद टिका होता है। वो होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय होता है जब समाज में सबको प्रतिष्ठा मिलेगा। ऐसा नहीं कि वर्ण, धर्म, जाति, रंग, वंश के आधार पर विशेषाधिकार मिलेगा, सबको अवसर की समानता मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जो है समाज में आगे बढ़ सकता है, कार्य करके प्रतिष्ठा पा सकता है। ऐसा नहीं कि एक जाति का लोग ही प्रतिष्ठा पाएगा। सबको, कोई भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी जाति, धर्म, रंग, वर्ण, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। समाज के सभी अंग के साथ न्याय, समाज के सभी लोगों के साथ न्याय, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय जैसे आप सुनने में आपको लग रहा होगा, अर्थ के अनुसार न्याय करना, मतलब यहां पर जो संपत्ति होगा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा। पूंजी जो होगा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, पूंजी का बंटवारा होगा, पैसे का बंटवारा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ सीमित लोग के पास सारा संसाधन हो जाएगा, सारा पैसा चला जाएगा, नहीं। पैसे का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर लोग के पास पैसा रहेगा, पैसे का बहाव होगा चारों तरफ। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास पैसा जमा हो जाएगा। तो ये होता है आर्थिक न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय भी वही है। राजनीतिक न्याय में धर्म, जाति, रंग, वर्ण के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई जाति, कोई धर्म, कोई रंग, कोई वर्ण का लोग राजनीति में आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वोट कर सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है, अपने अधिकार की मांग कर सकता है, सभा बना सकता है।
भाषण दे सकता है, चाहे किसी जाति, किसी वर्ण, किसी रंग, किसी वंश वंश का हो। तो ये होता है राजनीतिक न्याय। ये सारे समाजवाद के ही पार्ट हैं। और मूल कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं था। मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में। इंदिरा गांधी के समय में सरकार थी इंदिरा गांधी की, ये हुआ था 1976 में। इसमें और भी चीज जोड़ा गया था, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मूल कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। मूल कर्तव्य का मतलब यह होता है कि आपका कर्तव्य है देश के प्रति। हालांकि आपके ऊपर बाध्यता नहीं है, लेकिन सरकार आपसे अपेक्षा करती है, देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप ये कर्तव्य का पालन करें। अपने बच्चों को पढ़ाएं, साइंटिफिक अप्रोच रखें, बंधुता रखें, हमारे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं राष्ट्रीय आंदोलन का, उनका सम्मान करें, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करें। तो ये देश आपसे अपेक्षा रखता है, हालांकि कोई बाध्यता नहीं है। तो ये मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कहां वर्णित है? भाग 4 क में, या फिर कहें आर्टिकल की बात तो अनुच्छेद 51 क में। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे अपने संविधान में। जैसे ये तो जोड़ा ही गया मूल कर्तव्य, इसके साथ ही साथ इसमें समाजवाद भी जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया था समाजवाद के अलावा? अखंडता। और क्या जोड़ा गया? अखंडता के अलावा धर्मनिरपेक्ष। ये प्रश्न पूछता है 42वां संविधान संशोधन से कि इसमें क्या क्या जोड़ा गया। तो ये समाजवाद, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और मूल कर्तव्य, ये सभी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए? यूएसएसआर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, एक छूट गया था ऊपर कनाडा वाले में। कनाडा हमने पढ़ाया है, लेकिन ये वाला छूट गया था, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ये भी हमने कनाडा से लिया है। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 137 में। ये क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। जब आप सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सारी जानकारी। वहां पे एक आर्टिकल है अनुच्छेद 137, सॉरी 137 नहीं, इसे आप करेक्ट करेंगे, ये है अनुच्छेद 143 नोट 137। ये संबंधित है न्यायिक समीक्षा से। इस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी जब अब आप अनुच्छेद 143 को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है, एक अधिकार होता है कि वह चाहे तो कानूनी मसले पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। कोई कानूनी मसला है तो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 143 में। तो यही है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ये एक्स्ट्रा हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने 2 चीजें ली है। पहला, संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे यह संविधान संशोधित होगा। संविधान संशोधन के बारे में बात करता है अनुच्छेद 368। यह हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। एक होता है जब हम प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो हम वोटिंग कर रहे हैं, तो हम संसद का सदस्य चुन रहे हैं लोकसभा में। लेकिन यह होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? हम विधानसभा का जो वोटिंग करते हैं, विधानसभा के जब सदस्य चुनते हैं तो विधानसभा के सदस्य जो है वोटिंग से राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। जनता विधानसभा का सदस्य चुनती है और विधानसभा के सदस्य राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं। तो ये जो प्रणाली है ये भी हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। तो 2 चीजें हमने साउथ अफ्रीका से ली है। पहला,
संविधान संशोधन और दूसरा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। करेक्ट। अब हम आगे देखते हैं और हमने क्या लिया है। यहां भी एक कंसेप्ट आपको देंगे कि हमने अमेरिका से क्या लिया है। देखिए, अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, और दोनों बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। तो अमेरिका से जाहिर सी बात है, हमसे पहले वो देश एग्जिस्ट हुआ, तो वहां से हमने बहुत सारी चीजें ग्रहण की। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली और प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिया। लेकिन और क्या चीजें ली, जैसे लिखित संविधान। अमेरिका दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने अपना संविधान लिखा था, तो ये भी आप याद रखें, लिखित संविधान। ये बात हमने अपने संविधान को लिखा है, तो ये चीज भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। इसके अलावा यहां पे एक कंसेप्ट आपको मैं दूंगा, और यह कंसेप्ट है कि जब भी न्यायपालिका की बात की जाए, न्यायपालिका से संबंधित बातें की जाए, तो वो हम कहां से लेंगे, अमेरिका से। जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहां भी न्यायपालिका की बात की गई, तो कहां से लेंगे, अमेरिका से। और अमेरिका से नहीं, यूएसए से। ठीक है, अमेरिका तो एक महाद्वीप है, देश तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए से लेंगे, है ना, नॉट अमेरिका, यूएसए से। हाँ, अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा है तो उसके अनुसार आप उसका उत्तर देंगे। दूसरा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल, ये क्या है, ये भी तो न्यायपालिका से संबंधित है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, न्यायाधीश को हटा रहे हैं, तो ये भी हम कहां से लेंगे, अमेरिका से। और एक कंसेप्ट और इसमें आप रख सकते हैं कि जब हटाने की बात हो, किसी चीज को हटाना हो, है ना, जैसे यहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा रहे हैं, तो ये अमेरिका से लेंगे। उसी तरह राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग लगा के, तो वो भी हम अमेरिका से लेंगे। लेकिन यहां एक समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछा जाए निम्न में कौन सा सही है, पहला ऑप्शन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे महाभियोग लगता है, दूसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा केवल बी जिसमें लिखा हुआ था राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो इसका उत्तर होगा बी। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, हालांकि इसका मतलब भी हटाना ही होता है, इसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है अपने पद से। लेकिन ये जो शब्द है इसका प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, नॉट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज। इसके लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रपति के लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग नहीं है, महाभियोग शब्द का प्रयोग है। तो जजेज का रिमूवल किया जाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। हालांकि दोनों के बाद क्या होता है, लोग हटते ही हैं। तो इन दोनों का अंतर समझें, और प्रश्न इस पे पूछता है, आपको फंसाने का प्रयास करता है। तो महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। करेक्ट, ये हो गया। अब देखिए, हमने क्या एक कंसेप्ट बनाया था कि न्यायपालिका से संबंधित अगर कोई चीज होगी तो वो हम अमेरिका से लेंगे। जैसे देखिए, यहां नीचे लिखा हुआ अमेरिका, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, यूएसए कर लेंगे। ये हमने देख लिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी न्यायपालिका से संबंधित थी। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी न्यायपालिका से संबंधित है। जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशियल न्यायपालिका, ये क्या होता है, इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 137 में है, 137 में। जुडिशियल रिव्यू ये एक व्यवस्था है जो दिया गया है न्यायपालिका को, कि न्यायपालिका चाहे तो अपने निर्णय की समीक्षा कर सकती है। कोई मुकदमा में उसने कोई सजा दे दिया या फिर कोई निर्णय दिया वो, और उसको लगता है कि नहीं, हमें इस बार देखना चाहिए कि मैंने जो निर्णय लिया है क्या वो गलत निर्णय था
या असंवैधानिक था, तो न्यायपालिका क्या करती है, अपने निर्णय की समीक्षा करती है, फिर से वो केस मंगवाती है और देखती है। अगर उसे लगता है कि यह संवैधानिक है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो उसे रद्द कर देती है, अपने निर्णय को वापस ले लेती है, उसे पलट देती है। तो इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, फिर से देखना। एक तो ये हुआ। दूसरा ये होता है कि न्यायपालिका का काम क्या है, संविधान की रक्षा करना, लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना के पारित कर देती है जो असंवैधानिक है, तो न्यायपालिका क्या करती है, उस कानून के कॉपी को मंगाती है और देखती है कि यह कानून क्या संविधान के दायरे में है या असंवैधानिक है। अगर उसे वो असंवैधानिक लगता है तो वह उसे निरस्त कर देती है। तो ये होता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। इसमें वह अपने निर्णय का भी समीक्षा करती है, साथ ही साथ संसद द्वारा पारित किए गए कानून या निर्णय की भी समीक्षा करती है। तो यह होता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। यह भी न्यायपालिका से संबंधित है, तो यह भी यूएसए से लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका में प्रतिष्ठित होता है। कमला हैरिस अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, चर्चा में है, न्यूज बनता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है यह भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। हम आगे देखते हैं और क्या अमेरिका से लिए हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन, इसे आप लिख सकते हैं कार्यों का विभाजन। न्यायपालिका के बीच और कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कार्यों का जो विभाजन है, जो शक्तियों का विभाजन है, यह भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। अमेरिका में भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अपने अपने क्षेत्र में काम करती है। कार्यपालिका का काम है कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना। न्यायपालिका का काम है कानून की रक्षा करना और विधायिका का काम है कानून बनाना। तीनों में बेसिक अंतर है, तीनों का काम अलग अलग है। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच कार्यों और शक्तियों का विभाजन हम कहां से लेंगे, यूएसए से। तो ये कंसेप्ट है। अब आगे देखते हैं और क्या हमने यूएसए से लिया है। मूल अधिकार, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि मूल अधिकार हमने कहां से लिया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकार हमने कहां से लिया है। ये भी हमने लिया है अमेरिका से। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये भी हमने लिया है अमेरिका से। कानून के तहत समान सुरक्षा, इसका मतलब है कि कानून जो सुरक्षा करेगी वो सबके लिए समान रूप से करेगी। ऐसा नहीं है किसी के लिए विशेष सुरक्षा है, किसी के लिए विशेष प्रोटेक्शन है, नहीं, सबके लिए समान कानून है ना। सबके लिए कानून समान रूप से कार्य करेगी। कानून के तहत समान सुरक्षा, ये भी लिया है अमेरिका से। यहां से अब जब हम देखेंगे यूके और ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो वहां पे हम देखेंगे एक है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और इसी में लोग कंफ्यूज करता है। विधि का शासन, विधि का शासन हम लेंगे कहां से, यूके से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, और कानून के तहत समान सुरक्षा ये हम लेंगे अमेरिका से। रूल ऑफ लॉ यूके से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ ये लेंगे यूएसए से, अमेरिका से। ये कंसेप्ट ठीक है। आगे हमने संघीय संरचना, इस पे पहले हमने कनाडा में बात की थी कि संघ दो प्रकार का होता है। तो संघीय प्रणाली जो कनाडा से हमने लिया है वो कैसा है, केंद्र जिसमें शक्तिशाली है, ठीक है। लेकिन यहां संघीय संरचना की बात की गई है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो जो संघ पहला बार क्या है ना, अमेरिका संघ बना था, पहला अमेरिका ऐसा देश था जो संघ बना था, उसमें छोटे छोटे राज्य थे, फिर एक देश बना। तो ये व्यवस्था जो है छोटा छोटा राज्य बन के जो एक देश बना है, ये सबसे पहले अमेरिका में आई थी। तो ये व्यवस्था हम अपने देश में लिए हैं। हालांकि संघीय प्रणाली हमारी जो है कनाडा का है, क्योंकि कनाडा भी एक संघ है, जो तो रीढ़ का हड्डी है जिससे ये देश बना है, छोटा छोटा राज्य मिलके ये जो संरचना बना है, स्ट्रक्चर, ये पहले अमेरिका में हुआ है। तो इसीलिए हमने ये कहते हैं कि हमने संघीय संरचना अमेरिका से ली है, ठीक है। अब देखिए, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर अमेरिका में भी होता है, वो अभी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो यह व्यवस्था भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो इस तरीके से हमने इतनी सारी चीजें अमेरिका से ली है। पहला, जो चीजें न्यायपालिका से संबंधित हो, प्रस्तावना,
राष्ट्रपति का सर्वोच्च कमांडर होना, मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं, कानून के तहत समान सुरक्षा, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर, संघीय संरचना, ये सारी चीजें हमने अमेरिका से ली है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। आगे देखते हैं। कनाडा तो हमने पढ़ ही लिया। यूके, यूके और इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन सब में थोड़ा सा अंतर है ना। यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, इन लोगों इन सभी में थोड़ा सा अंतर है, इसे हम कभी बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यूके से हमने क्या क्या लिया है। जैसे संसदीय प्रणाली, अगर आप संसदीय प्रणाली समझ, सबसे पहले आपको यह कंसेप्ट विकसित करना है कि जो भी चीजें संसदीय प्रणाली के तहत आएंगी वो कहां से ली जाएंगी, यूके से ली जाएंगी। और अगर आप संसदीय प्रणाली पढ़ लिए तो फिर यूके से आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। हम संसदीय प्रणाली ही समझ लेते हैं कि ये क्या है। संसदीय प्रणाली में एक संसद होता है, संसद में दो सदन होते हैं, दो सदन, एक जैसे इंडिया में लोकसभा है, राज्यसभा, उसी तरह ब्रिटेन में भी है, इंग्लैंड में भी है, दो सदन होता है। पहली तो बात है कि एक संसद होता है, दूसरा उसमें दो सदन होते हैं। आप इसमें ऐड कर सकते हैं दो सदनीय प्रणाली या दो सदनीय सभा। ये भी हम कहां से लेंगे, यूके से। जैसे राज्य में भी देखिएगा तो एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। तो ये जो दो सभा है, दो सभा वाली व्यवस्था, ये भी संसदीय प्रणाली का पार्ट है। और संसद का क्या पार्ट है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। तो जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, ये जो मंत्रिपरिषद वाली प्रणाली है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, ये व्यवस्था भी हम कहां से लेंगे, यूके से। ये व्यवस्था भी हम कहां से लेंगे, यूके से, क्योंकि यूके पहला देश था जहां संसदीय प्रणाली डेवलप हुई थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं यूके से हम लेंगे। और क्या संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है, संसद में बहुत सारे मेंबर होते हैं और वह मेंबर एक पार्टी के नहीं होते हैं, बहुत सारे पार्टी के होते हैं, जैसे कांग्रेस के, बीजेपी के, सपा के, बीएसपी के, जेडीयू के, तृणमूल कांग्रेस के, एनसीपी के, इन सब के मेंबर भी होते हैं संसद में। तो इसका मतलब है संसद में बहुत सारे दल के लोग होते हैं, बहुत सारे दल के नेता होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुदलीय प्रणाली भी जो होगा वो कहां से लिया जाएगा, वो लिया जाएगा यूके से। विधि का शासन, इसका मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है यहां पर कोई व्यक्ति का शासन नहीं होगा, कोई राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, डीएम का, एसपी का, बीडीओ का, दरोगा का शासन नहीं होगा। शासन कानून का होगा, लॉ का होगा। लॉ के अंदर सब है, कोई उससे ऊपर नहीं है। कानून शासन करेगी। इन सब का काम है उस शासन को करवाने के लिए पैसा देना, वेतन भोगी हैं ये लोग। शासन कौन करेगा, कानून, रूल, कानून का राज। विधि का शासन होगा। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता यूके से हमने लिया है। यूके में भी क्या होता है, एकल नागरिकता होता है, सिंगल सिटीजनशिप होता है। इसमें क्या होता है, आप एक समय में एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं, आप दो देश के नागरिक नहीं हो सकते। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में द्वितीय नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन में है, जो कि यूके में है। तो इस तरह से ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली है, यूके से। एक होता है संसदीय विशेषाधिकार। एक होता है संसदीय विशेषाधिकार, ये भी हम देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, जैसा देखिए ये लिखा ही हुआ है इसमें संसद, तो ये भी कहां से लिया जाएगा, यूके से ही। लेकिन इसको हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसा कि अपने यहाँ क्या है, संसद में सदस्य होते हैं। और एक घटना मैं आपको बताता हूं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी चौथी पास है, चौथी पास राजा। विवाद भी हुआ। तो यह काम कहां किया, वह विधानसभा में किया। लेकिन अगर यही काम वह विधानसभा से बाहर करता तो क्या हो सकता था, संभव है कि उस पर मुकदमा हो जाता, या कोई मुकदमा उस पर चालू हो जाता, कोई केस कर देता।
तो संसद के सदस्य जो होते हैं या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको यह विशेषाधिकार होता है। और यह विशेषाधिकार क्या है कि वह संसद के पटल पे या विधानसभा के पटल पे चाहे तो किसी की आलोचना कर सकते हैं, किसी पे कोई आरोप लगा सकते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। इसके अलावा देखें, संसद के सदस्यों को कुछ और भी विशेषाधिकार मिलता है। एरोप्लेन का टिकट मिल जाता है कि फ्री में आप जा सकते हैं। प्लेन के अलावा रेल का भी टिकट मिल जाता है कि वह फ्री में यात्रा करते हैं। तो ये सब जो विशेषाधिकार है ये संसदीय विशेषाधिकार कहलाता है और यह संसद सदस्यों को मिलता है। तो यह प्रावधान भी जो कहां से लिया गया है, यूके से। तो आपका यूके वाला क्लियर हो गया। संसदीय व्यवस्था से संबंधित जो भी चीजें हों, मंत्रिमंडल प्रणाली, प्रधानमंत्री, विधायी प्रक्रिया, ये भी विधायी प्रक्रिया क्या है? किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून को पारित कराने के लिए क्या होता है, पहले लोकसभा, राज्यसभा से पास कराते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, फिर उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। तो यह व्यवस्था इंग्लैंड में है, वहां भी ऐसा ही है। दोनों सदन से पास कराने के बाद उस पर क्वीन का सिग्नेचर होता है। तो ये संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारा जो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी चीज आए वो कहां से लेंगे हम, यूके से। करेक्ट। अब हम देखते हैं क्या है आगे। देखिए यहां लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह जो लाइन है प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यह जो लाइन है प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यह लाइन जापान के संविधान में लिखा हुआ है। जापान के संविधान में यह लाइन लिखा हुआ है, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और इस लाइन को हमने कट किया जापान के संविधान से और फिर अपने संविधान के अनुच्छेद 21 में पेस्ट कर दिया है, सेम टू सेम। तो जो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यह हमने जापान से लिया है। इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा विधायी प्रक्रिया के साथ। विधायी प्रक्रिया कहां से लिया है, यूके से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया है, जापान से। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको यहीं क्लियर कर लीजिए। विधायी प्रक्रिया कहने का मतलब है कानून बनाने का प्रक्रिया। विधायन का प्रक्रिया क्या है, जैसे संसद में कोई विधेयक रखा जाता है तो लोकसभा राज्यसभा से उसको पास कराना होता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तो वह विधेयक जो है कानून में बदल जाता है। तो यह विधायी प्रक्रिया है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है, यह संबंधित है किसी भी कानून के वैलिड होने या इनवैलिड होने से। क्या वह कानून मान्य होगा या नहीं होगा, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर वह कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहने का मतलब वही प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया से गुजरकर नहीं बना होगा तो वह अमान्य होगा। दोनों में अंतर समझ में आया। यह जो लाइन लाया गया है इसलिए लाया गया है कि किसी कानून की वैधता की जांच करता है कि यह कानून वैध है या नहीं। अगर यह कानून, जो प्रक्रिया है कानून बनाने की, उससे गुजर कर नहीं आया है तो वह कानून अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो यह टर्म जापान के संविधान में लिखा हुआ है और उसको हमने कट किया है और अनुच्छेद 21 में डाल दिया है। और विधायी प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये कानून के वैध होने या अवैध होने की बात करता है और यह उस प्रक्रिया की बात करता है। तो ये सारा चीज हम कहां से लिए हैं, यूके से। अब देखिए, आपातकाल में मूल अधिकार का निरस्त होना, यह लिया गया है जर्मनी से। अब इसको याद करने के लिए आपको एक कंसेप्ट देते हैं। आपातकाल जो है कब लगता है या कौन लगाता है? इमरजेंसी ज्यादातर कौन लगाता है? तानाशाह लगाता है और मूल अधिकार लोगों के छीन लेता है, लोगों को मारता पीटता है। तो यह काम कौन करता था? हिटलर। हिटलर क्या करता था? हमेशा आपातकाल लगाता था और लोगों के मूल अधिकार छीन लेता था। तो हिटलर कहां का राजा था? जर्मनी का। हिटलर कहां का शासक था? जर्मनी का। तो यह प्रावधान जो मूल अधिकार निरस्त हो जाता है,
अनुच्छेद 19 और 21 जब आप देखेंगे, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, सॉरी 21 नहीं, और गलती से हो गया ये, जब आप देखेंगे आर्टिकल 358, अनुच्छेद 358 और 359, इन दोनों के द्वारा हमारा मूल अधिकार निरस्त किया जा सकता है। संविधान में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 358 के तहत जब इमरजेंसी लगेगा तो स्वतः अनुच्छेद 19 निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अभिव्यक्ति की आजादी आपका समाप्त हो जाएगा। और अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21, 20 में क्या है, 20 में है आपको अपराध के विरुद्ध संरक्षण, अपराध के विरुद्ध संरक्षण, और 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन रक्षा का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 358 कहता है कि आपका अभिव्यक्ति की आजादी स्वतः समाप्त हो जाएगा जब इमरजेंसी लगेगा तो। और अनुच्छेद 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अलावा जो मौलिक अधिकार आपके हैं तो उसे समाप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्वतः समाप्त हो जाए, लेकिन अगर चाहे तो राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकता है। तो एक चीज यहां से आप सीख सकते हैं कि 20 और 21 के अलावा कोई भी मौलिक अधिकार हो उसे समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 तो स्वतः समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, एक्सेप्ट 20 और 21, यह लिखा हुआ है 359 में। तो जो मूल अधिकार निरस्त होता है आपातकाल के दौरान वह लिया गया है जर्मनी से। इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जर्मनी के संविधान को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जर्मनी ना दे करके आपको वाइमर दे देगा, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका उत्तर वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये हमने जर्मनी से लिया है। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा संविधान जब निर्मित हुआ था उसके पहले एक और संविधान बन के आया था जो कि अंग्रेजों ने बनाया था, वह था भारत सरकार अधिनियम 1935, और उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। और जब हम अपना संविधान का निर्माण कर रहे थे तो 50% से ज्यादा चीजें हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाई है। तो अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या मुख्य चीजें उठाई गई है। जैसे संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, न्याय तंत्र, प्रशासनिक विवरण। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय। यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब एक एक करके इसको हम देखते हैं कि यह क्या है। संघीय योजना कहने का मतलब, हमने सशक्त संघीय प्रणाली कहाँ की अपना, ये हम पहले पढ़े हैं, सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली कनाडा से। अगर आपसे पूछे संघीय संरचना तो ये अमेरिका से। अगर आपसे पूछे संघीय योजना भारत में पहली बार कहां से लाई गई या कब भारत के सामने यह प्रस्ताव रखा गया, भारत के लोगों के सामने, कि हम आपको एक संघीय देश दे रहे हैं, ठीक है, तो ये योजना है संघ लाने की योजना, कि अब से संघ होगा, अब से संघीय प्रणाली होगी या संघीय संरचना होगी। यह योजना पहली बार लाई गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो भारत सरकार अधिनियम में पहली बार प्रावधान किया गया था कि भारत अब एक संघीय देश होगा, संघ वाला देश होगा। इसीलिए यह कभी कभी पूछता है कि संघीय योजना कब पहली बार आई थी, तो आई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। अब देखिए अगला प्रावधान हम देखते हैं, इससे क्या लिया गया था। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी हम लिए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। मूल अधिकार निरस्त होगा तो जर्मनी से, आपातकाल में अगर मूल अधिकार निरस्त हो रहा है तो जर्मनी से। लेकिन आपातकाल में और भी चीजें क्या क्या होंगी, किसका क्या कार्य होगा, गवर्नर कैसे कार्य करेगा,
राष्ट्रपति कैसे कार्य करेगा, ये सब प्रोविजन जो है, सरकार कैसे कार्य करेगी, ये लिया गया है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग, हमारे देश में क्या है, केंद्र स्तर पर एक लोक सेवा आयोग होता है जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं, वो संघीय लोक सेवा आयोग होता है। और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होता है जिसमें एसडीएम नहीं, एसडीओ, बीडीओ, टीओ, ये सब होते हैं, बेसिक शिक्षा पदाधिकारी, ये सब क्या है, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आते हैं, ये राज्य स्तर के होते हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है, ये सब प्रावधान पहली बार आया था कहां, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और इसको हमने लिया है अपने संविधान में रख, भारत सरकार अधिनियम 1935 के इस प्रावधान को, कि केंद्र में लोक सेवा आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो ये हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली है। न्याय तंत्र, जस्टिस सिस्टम, कहने का मतलब है एक संघीय न्यायालय होगा जो सबसे ऊपर रहेगा, फिर उच्च न्यायालय होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जिला न्यायालय, ये जो व्यवस्था है कि सबसे पहले अगर आपको केस करना है तो आप जाएंगे जिला न्यायालय में, फिर आप जाएंगे उच्च न्यायालय में, जब यहां से आपका सुनवाई नहीं हो पाया तो उच्च न्यायालय में, फिर आप जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय पहले नहीं था, पहले उसको संघीय न्यायालय कहा जाता था, सर्वोच्च न्यायालय बाद में संघीय न्यायालय से ही सर्वोच्च न्यायालय बन गया। तो जो ये व्यवस्था है त्रिस्तरीय, कि पहले जिला न्यायालय होगा, फिर उच्च न्यायालय होगा, फिर संघीय न्यायालय होगा अर्थात सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ये जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है त्रिस्तरीय, यह व्यवस्था सबसे पहले आई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सर्वोच्च न्यायालय की जगह पे उस समय संघीय न्यायालय हुआ करता था। तो ये है। अब एक है प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण मतलब प्रशासन कैसे चलेगा, डीएम एसपी कैसे काम करेगा, राज्य स्तर के अधिकारी कैसे काम करेंगे, केंद्र स्तर के अधिकारी कैसे काम करेंगे, दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे। तो ये व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम, देश पे शासन प्रशासन कैसे चलेगा, ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिखा गया था। तो ये भी हमने ली है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसके अलावा मैं आपको एक बताया था राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का ऑफिस जो कार्यालय है कैसे काम करेगा। राज्य में एक राज्यपाल होगा, उसका एक ऑफिस होगा, ये सारा चीज जो है लिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ये पूरा वीडियो है, इसका अगर अच्छा से आप अध्ययन करते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार यह पूरा वीडियो समाप्त होता है, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो वह आप आसानी से कर सकते हैं अगर यह पूरा वीडियो अच्छी तरह से सुनते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित एक एमसीक्यू वीडियो भी हमने बनाया है, वह वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचा सकते हैं ताकि वो इसे देखकर इसका फ़ायदा उठाएं। आगे हम इसी तरह नए नए कंटेंट लाते रहेंगे, नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, और आपको इस चैनल पे ये ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।